हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश तथा साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। सेकंड ग्रेड के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थिंकर्स के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें साथ में ध्यान रखेंगे आप, इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। अभी चूंकि एग्जाम्स लगे हुए हैं तो यहाँ पर 31 मई तक ऑफर दिया जा रहा है जिसमें कुछ छूट देखने को मिलेगी आपको। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स, साथ में जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी ये जो ऑफर है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, संस्कृति से संबंधित बताना है क्या सही है। देखिए, पहला विकल्प ऑप्शन ए है, व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। विकल्प बी, अभिलिखित मानक एवं मूल्य है। विकल्प सी, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विकल्प डी, प्रशिक्षित प्रेक्षकों द्वारा विकसित है। संस्कृति क्या है, कौन सा यहाँ पर सही लक्षण या सही विशेषता है जो कि संस्कृति को परिभाषित कर रही है। व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। संस्कृति व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति की अगर हम विशेषताओं की बात करें, ठीक है, संस्कृति की अगर हम विशेषताओं की अगर हम बात करें तो संस्कृति क्या है, सामाजिक विरासत है। ठीक है, संस्कृति क्या है, सामाजिक विरासत है। संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, संस्कृति मानव निर्मित होती है, आदर्शात्मक होती है हमारे लिए। ठीक है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है संस्कृति। इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है, प्रत्येक समाज की, ठीक है, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है, कॉमन कल्चर नहीं होता है, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, ये आपको याद रखनी है। और साथ में ही मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये किसके द्वारा ये बात कही गई है, मेलानोव्स्की के द्वारा। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इसके अलावा मानव व्यक्तित्व में भी ये सहायक होती है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको विशेषताएं या कहीं जाए संस्कृति के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट इस तरह से देकर पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निर्धनता की संस्कृति नामक अवधारणा निम्न में से किसी एक विचारक द्वारा ली गई है। सही उत्तर पर निशान लगाए। श्रीनिवास, लेविस, गैलब्रेथ, क्लेजर यहाँ पर दिए गए हैं। निर्धनता की संस्कृति नामक अवधारणा निम्न में से किसी एक विचारक द्वारा ली गई है। सही निशान लगाए। मतलब किसके द्वारा निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया गया है। निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति, दरिद्रता की संस्कृति, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एंड अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप में से बहुत से जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड
कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लास आपको एक जगह पर मिल जाएगी। यहाँ पर निर्धनता की संस्कृति की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया है। इन्होंने गुड समाज का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, गुड समाज का कॉन्सेप्ट दिया था ऑस्कर लेविस ने, और इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? मैक्सिको समाज पर, ठीक है, मैक्सिको पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। गुड समाज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, रामपुर पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। गुड समाज का आधार किसे बताया था? ये भी याद रखें, नातेदारी संधि को। गुड समाज का आधार किसे माना था? नातेदारी संधि को बताया था, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, और एक फैक्ट याद रखेंगे आप, जजमानी व्यवस्था को, ठीक है, जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा था? ऑस्कर लेविस ने। जजमानी व्यवस्था क्या है? शोषणात्मक संस्था है। क्यों कहा था शोषणात्मक संस्था? क्योंकि इनका कहना था कि जजमानी व्यवस्था में जो उच्च जाति है, ठीक है, वो निम्न जातियों का शोषण करती है। तो इन्होंने क्या कहा था? जजमानी व्यवस्था शोषणात्मक, सॉरी संस्कृति यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या होगा? कल्चर, वो संस्था है, ठीक है, संस्था है। जजमानी व्यवस्था क्या है? शोषणात्मक संस्था है। प्रकार्यात्मक संस्था वाइजर ने कहा था, इन्होंने शोषणात्मक संस्था कहा था, उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सभी जानते हैं, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर ऑगबर्न होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, किस पुस्तक में दिया है? सोशल चेंज में। सोशल चेंज कब आती है? 1922 में आती है। सोशल चेंज का पुस्तक आती है 1922 में आती है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के प्रकार ऑगबर्न ने कितने बताए थे? 2 बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ठीक है। भौतिक संस्कृति है और अभौतिक संस्कृति है, ये 2 तरह के प्रकार संस्कृति के किसके द्वारा बताए गए हैं? ऑगबर्न के द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। और इन्हें सांस्कृतिक निर्धारणवादी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑगबर्न को जाना जाता है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम कहें कि सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, स्टेटमेंट इस तरह से कुछ देते हैं तो आप याद रखेंगे, भौतिक संस्कृति जब अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तुलना में उसमें पिछड़ जाती है तो उसे हम विलंबना कहते हैं, ठीक है। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में पिछड़ जाती है तो ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है, इसे आप याद रखेंगे। सांस्कृतिक विलंबना वाला कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? ऑगबर्न का, ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तकनीकी विलंबना की अगर बात की जाए है, तकनीकी विलंबना, ठीक है, तकनीकी विलंबना किसका है? मैकेवर एंड पेज का है। मैकेवर एंड पेज का कॉन्सेप्ट तकनीकी विलंबना का है। और इसके अलावा टेंडम विलंबना, ठीक है, टेंडम विलंबना की अगर बात की जाए तो टेंडम विलंबना की जो बात है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? स्टुअर्ट चेज का है, ठीक है। स्टुअर्ट चेज का टेंडम विलंबना है। तकनीकी विलंबना मैकेवन पेज, सांस्कृतिक विलंबना ऑगबर्न। सांस्कृतिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है? ऑगबर्न को कहा जाता है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर परिभाषा बताना है। यह अगर हम या फिर परिभाषा कहें या फिर हम कहें कि ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, देखिए चलिए दिया गया है यहाँ पर, समान समाज में जहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति प्रतिधारण करने की स्वीकृति है, निम्नलिखित अवधारणा कहलाती है। ऑप्शंस है सांस्कृतिक एकीकरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक जटिलता। समान समाज में जहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति की प्रतिधारण करने की स्वीकृति है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे क्या कहा जाएगा? और यहाँ पर अभी आपको कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ऑगबर्न का, मुझे याद आया, इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना के सांस्कृतिक विलंबना के परिणाम भी बताए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। परिणाम भी बताए थे। एक तो इन्होंने सोशल चेंज को बताया, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन।
दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत प्लस सामुदायिक विघटन, व्यक्तिगत व सामुदायिक विघटन हो जाएगा। और इसके अलावा उसके विप्रकारीकरण की बात की थी, जब एक संस्था का दूसरी संस्था में कार्यों का हस्तांतरण होता है, तो विप्रकारीकरण देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके बारे में बात की और साथ में सामाजिक समस्याओं की वृद्धि की भी बात की इन्होंने। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। विलंबना के कारण परिणाम इन्होंने क्या बताए, 4 बताए हैं। एक तो सामाजिक विघटन, सोशल चेंज बताया इन्होंने, सामाजिक विघटन हो जाएगा। दूसरा व्यक्तिगत और सामुदायिक विघटन। तीसरा एक संस्था का दूसरी संस्था में जब कार्यों का हस्तांतरण होता है तो विप्रकारीकरण हमें देखने को मिलता है। और सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। हो सकता है हमेशा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अंदर जाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए इसे क्या कहेंगे। यहां पर ये क्या होगा, राइट आंसर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है किसका, फ्रेंच बोआज का है। ठीक है, सर्वाधिक कार्य किसने किया है, सर्वाधिक कार्य किसके द्वारा किया गया है, सबसे ज्यादा कार्य किसने किया है, हर्शकोविट्स ने। ठीक है, किसने किया है, हर्शकोविट्स ने किया है, ये याद रखेंगे। और कई बार आप जब प्रश्न देखेंगे पीवाईक्यू में भी आपने देखा होगा, तब जब अगर सांस्कृतिक सापेक्षवाद के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है तब वहां पर आपको फ्रेंच बोआज नहीं दिखता है, केवल हर्शकोविट्स आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था, इस वजह से ये अवधारणा इनकी मानी जाती है। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाना है। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना कहलाता है। किसी समूह या फिर व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तन करना क्या कहलाता है, पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, समूहन या फिर समीक्षण। क्या होगा यहां पर, इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम आत्मसात करेंगे। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। ठीक है, आत्मसातकरण कहा जाएगा। अच्छा, आत्मसातकरण की अवधारणा के जनक, ठीक है, अवधारणा के जनक कौन है, अवधारणा के जनक और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, अवधारणा के जनक कौन है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट पार्क। ठीक है, रॉबर्ट पार्क का नाम याद रखेंगे, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और आत्मसातकरण के इन्होंने 4 चरण बताए थे। ठीक है, 4 चरण इनके द्वारा बताए गए हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला है संपर्क। ठीक है, पहला क्या होगा, संपर्क होगा। दूसरा यहाँ पर होगा प्रतियोगिता, दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पर प्रतियोगिता होगा। तीसरा यहाँ पर क्या होगा, समायोजन, तीसरा यहाँ पर समायोजन होगा। और चौथा यहाँ पर क्या होगा, आत्मसात होगा, आत्मसातकरण होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये 4 चरण आएंगे और इसे हो सकता है सही क्रम में लगाने को भी इस तरह से पूछा जा सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पाश्चात्य विचारक निम्नलिखित कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते। कारण क्या होगा, ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्ववाद, अभिनीतिपूर्ण मनोवृत्ति या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद।
इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण पाश्चात्य विचारक भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते? क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। इसमें क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं किसी भी संस्कृति या समाज का उसी संस्कृति के लोगों के संदर्भ में ही हम जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा। सभी संस्कृति को समान माना जाता है, सभी संस्कृतियां समान हैं, यह विचारधारा होती है। सभी संस्कृतियां समान हैं। ठीक है, ये विचारधारा होती है। और ये ठीक किसके विपरीत है? नृजातिक केंद्रवाद के विपरीत ये अवधारणा है। आपको बताया गया है, समनर के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से एक समुदाय का लक्षण सही नहीं है, उस उत्तर पर जो सही नहीं है निशान लगाए। देखिए विकल्प, देखिए विकल्प ए है विशिष्ट और समान संस्कृति, विकल्प बी है सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, विकल्प सी अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, विकल्प डी सापेक्षित आत्मनिर्भरता। समुदाय का लक्षण सही नहीं है, ये यहां पर बताना है। यहां पर क्या होगा? निश्चित भूभाग पाया जाता है। कुछ देख लेते हैं लक्षण या विशेषताएं। निश्चित भूभाग होता है। इसके अलावा सामुदायिक भावना पाई जाती है, अनौपचारिक संबंध होते हैं, स्थायी प्रकृति होती है इसकी। यहां पर राइट क्या होगा? विशिष्ट समान संस्कृति नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। सामान्य जीवन व संस्कृति हमें देखने को मिलती है समुदाय में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न, समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? देखिए विशिष्ट लक्ष्य है जनसंख्या, संगठन, समय और स्थान। विशिष्ट लक्ष्य, जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान यहाँ पर दिया गया है। समाज का लक्षण नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। राइट यहाँ पर होगा समय स्थान। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। इसकी जगह पर क्या होगा? सार्वभौमिक व सार्वकालिक, ये यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित होते हैं। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है मानव व्यवहार वृहद रूप से संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, विकल्प बी मानव व्यवहार वृहद रूप से सभ्यता द्वारा निर्धारित होता है, विकल्प सी एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं, विकल्प डी आवश्यकताएं मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करती है। संस्कृति और सभ्यता में बताना है। ऑप्शन सी। ठीक है, एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं। सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? अंतः समूह, प्रकार्यात्मक समूह, श्रोता समूह, भीड़। इनमें से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? क्या होगा? अंतः समूह होगा। ठीक है, अंतः समूह होगा। अच्छा, अंतः समूह व बाह्य समूह। ठीक है, अंतः समूह और बाह्य समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? समनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? समनर के द्वारा दिया गया है। फोकवेस इनकी पुस्तक है, 1906 में ये पुस्तक आती है और इसी पुस्तक में इन्होंने संस्था की बात की है। ठीक है, संस्था का कॉन्सेप्ट दिया है और इसके अलावा नृजातीय, ठीक है, नृजाति केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट भी, यह अवधारणा भी समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, परिस्थिति से संबंधित रॉल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्न कुछ कथन हैं, इनमें से उस एक उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है एक व्यक्ति की परिस्थिति से अभिप्राय है उन परिस्थितियों के जोर से जो वह धारण करता है, विकल्प बी परिस्थिति व्यक्ति का संपूर्ण समाज के संदर्भ में
दर्शाती है। विकल्प सी, परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है। विकल्प डी, परिस्थिति अधिकारों और कर्तव्यों का संग्रह है। सही नहीं है ये बताना है यहाँ पर, और ये रॉल्फ लिंटन द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर ए, बी, डी सही होगा, सी गलत है। परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने कहा था पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, ये इनके द्वारा बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। परिस्थिति और भूमिका की संयुक्त रूप से सबसे पहले या फिर व्यवस्थित रूप से अवधारणा जो दी गई थी, या व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन किया गया था स्टेटस एंड रोल का, ये रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही किया गया था। और इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है, जो कि 1936 में आती है। ये आपको कई बार बताया गया है, और इस टॉपिक स्टेटस एंड रोल को कंप्लीट कराया जो चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समिति की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही है, सही उत्तर अंकित कीजिए। समिति क्या है? समिति में नेतृत्व की अनौपचारिक व्यवस्था होती है। विकल्प बी, समिति में वैयक्तिक संबंधों का प्रभुत्व होता है। विकल्प सी, समिति विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित होती है। या फिर समिति में प्रतिपादित नियम होते हैं। सही बताना है। सही यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का गठन होता है। व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह होता है ये। निश्चित संरचना होती है, निश्चित संरचना व संगठन। औपचारिक नियम होते हैं। और इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम था। ऑप्शन देखिए, संघर्ष, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिक, उद्विकासीय। अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम था। किस उपागम का प्रयोग किया है मर्टन ने? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का किया है इन्होंने। और इनका अध्ययन होपी जनजाति पर रहा है। ठीक है, होपी जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। किसने किया है? मर्टन ने। ठीक है, और विचलन का कारण किसे माना था? विचलन का कारण किसको माना था मर्टन ने? संरचना को, स्ट्रक्चर को माना था विचलन का कारण। इसे आप याद रखेंगे। मध्य अभिसीमा, मिडिल रेंज थ्योरी मर्टन के द्वारा दी गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, मानक शून्यता यानी कि एनोमी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? पार्सन्स, दुर्कीम, मार्शल क्लिनॉट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एनोमी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? यहां पर राइट क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दुर्कीम। दुर्कीम के द्वारा दिया गया था। अच्छा, किस पुस्तक में दुर्कीम ने बात की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। ठीक है, कब पुस्तक आती है? 1893 में आती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनका कहना था कि जो एनोमी है ये सभी समाज में, ठीक है, सभी समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। अंतर किसका होता है? अंतर मात्रा का होता है। किसी समाज में कम तो किसी समाज में ज्यादा। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, लोक समाज की अवधारणा निम्न में से विकसित की थी। ऑप्शंस है मैककेम मेरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम समनर, वेस्टरमार्क। लोक समाज, फोक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? किसने दिया है? मैककेम मेरिट का कॉन्सेप्ट क्या है? सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण। सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण की अवधारणा किसने दी है? मैककेम मेरिट का है। समनर का अंतः समूह बाह्य समूह है। नृजाति केंद्रवाद, ठीक है, नृजातीय केंद्रवाद हो जाएगा, प्लस अंतः समूह
और बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा। वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहित सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर अवधारणाओं की बात की जाए तो उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कृषक समाज आ जाएगा। कृषक समाज की अवधारणा दी है इन्होंने। इसके अलावा लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, लिटिल कम्युनिटी का, लघु समुदाय का हो जाएगा। दो तरह की परंपराओं की बात इन्होंने की थी, लघु परंपरा व वृहत परंपरा। लघु व वृहत परंपरा की इनके द्वारा बात की गई है, ठीक है, जिसकी आलोचना दुबे ने की थी और बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा इन्होंने लोक संस्कृति की भी बात की है, ठीक है, लोक संस्कृति हो जाएगा, लोक समाज हो जाएगा। फिर इसके अलावा इन्होंने लोक नगरीय निरंतरता या सातत्यता का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये सारी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड की यहाँ पर बताई गई हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति की यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री ने दी? आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, इस तरह से प्रजाति को किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस में मैकेवर है, क्रोबर है, बिजेंस एंड बिजेंस है, फ्रेंच बोआज है। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस, ठीक है, बिजेंस एंड बिजेंस होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ग्रीन का फैक्ट आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, प्रजाति से संबंधित एग्जाम्स में आता है इनका। प्रजाति वृहत जैविकीय मानव समूह है, ठीक है। प्रजाति को वृहत जैविकीय मानव समूह किसने कहा था? ग्रीन के द्वारा यह बात कही गई है। और हक्सले का आप नाम याद रखेंगे। हक्सले ने प्रजाति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय, ठीक है, नृवंशीय समूह के प्रयोग की बात की है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हक्सले का भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ऑप्शन देखिए, रिजले, मजूमदार, इरावती कार्वे, रणजीत गुहा। किसकी पुस्तक हो जाएगी? किसकी हो जाएगी यह? मजूमदार की, ठीक है, मजूमदार। अच्छा, मजूमदार ने अध्ययन कहाँ पर किया है? हो जनजाति पर इनका अध्ययन है, ठीक है, हो जनजाति पर है। कानपुर पर भी इन्होंने अध्ययन किया है डीएन मजूमदार ने। और इसके अलावा मजूमदार ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? भारत की मूल प्रजाति मजूमदार ने किसे बताया था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइड, दोनों ही याद रखें आप, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की मूल प्रजाति कहा था मजूमदार ने। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हॉबेल, रिजले, हट्टन, क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? किसकी पुस्तक है? रिजले की, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रिजले ने भारतीय प्रजाति को 7 भागों में बांटा था, ठीक है, 7 भागों में विभाजित किया या बांटा या फिर वर्गीकरण किया था। ये किया था 7 भागों में, ये याद रखेंगे। एक तो इन्होंने इस तरह से भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कितने भागों में डिवाइड किया था, या फिर मूल प्रजाति, ठीक है, मूल प्रजाति में किसे किसे रखा और मिश्रित प्रजाति में किसे किसे रखा था, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। जब हम मूल प्रजाति की बात करते हैं तो रिजले ने द्रविड़ प्रजाति की बात की है, सीथो द्रविड़ की बात की है, ठीक है, सीथो द्रविड़ की बात की है, इन्होंने द्रविड़ की बात की है, ठीक है, सॉरी, सीथो द्रविड़ उसमें आएगा, है ना, मिश्रित में आएगा। द्रविड़ की इन्होंने बात की थी और मंगोल की थी और इंडो आयरन की थी, ठीक है, 3 बताए थे इन्होंने। मूल प्रजाति 3 तरह की होती है, द्रविड़, मंगोल और इंडो आयरन, ठीक है, ये सही है।
द्रविड़, मंगोल, इंडो आयरन, ये 3 मूल प्रजाति बताई थी। जब हम मिश्रित प्रजाति की बात करते हैं तब इन्होंने मंगोल द्रविड़ की बात की, सीथो द्रविड़ की बात की थी, सीथो द्रविड़ की बात की थी, आर्य द्रविड़ है, और फिर तुर्की ईरानी। ठीक है, तो इन्होंने 4 बताई हैं मिश्रित प्रजाति। ठीक है, 4 मिश्रित प्रजाति और 3 कितने हो जाएंगी इनकी, ये मूल प्रजाति हो जाएंगी। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा रिजले ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया, भारत की मूल प्रजाति रिजले किसे मानते हैं, द्रविड़ को मानते हैं। ठीक है, किसे मानते हैं, द्रविड़ को मानते हैं भारत की मूल प्रजाति। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इन्होंने भारतीय प्रजातियों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन किया था, कितने भागों में, 7 तरह से। मूल प्रजाति में कितनी प्रजाति बताई थी, 3 बताई थी, द्रविड़, मंगोल और इंडो आयरन। इसके अलावा मिश्रित प्रजाति में 4 प्रजाति की बात की, मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मार्क्स, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक गतिशीलता। यहाँ पर सोरोकिन का हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। स्पेंगलर ने 9 संस्कृति का अध्ययन किया था। ठीक है, 9 संस्कृति का अध्ययन स्पेंगलर द्वारा किया गया था। टॉयनबी ने 21 संस्कृति का अध्ययन किया था। ठीक है, और सोरोकिन के इस सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत को, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और बात की जाए सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सोरोकिन ने ही बात की है। ठीक है, सोरोकिन के द्वारा सोशल मोबिलिटी की बात की गई है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से। किस पुस्तक में की गई है, सोशल मोबिलिटी है पुस्तक, और ये कब आती है, 1927 में, 1927 में ये पुस्तक आती है इनकी, सोरोकिन की। ठीक है, और गतिशीलता 2 तरह की बात करते हैं, क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता हो जाएगी, और दूसरा क्या उन्होंने बताया है गतिशीलता का, उद्रक। ठीक है, उद्रक गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति के पद में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है, नहीं होता है, स्थान में परिवर्तन होता है। ठीक है, स्थान में परिवर्तन होता है। जब हम उद्रक गतिशीलता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है। ठीक है, व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है और स्थान में जरूरी नहीं है परिवर्तन हो। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्षैतिज जब गतिशीलता की बात करते हैं तो पद में परिवर्तन नहीं होता, स्थान में होता है। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर दूसरी जगह फैक्ट्री में जाकर काम करता है, तो उसका जो पद है, ठीक है, वो वही है, स्थान में परिवर्तन हुआ। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, विकल्प ए है संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। विकल्प बी संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। विकल्प सी संस्कृति समाजीकरण में योगदान देती है। विकल्प डी संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। गलत बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड अगर कुछ पुस्तकों की बात की जाए, ठीक है, तो एक पुस्तक यहाँ पर आपकी हो जाएगी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। ये किसकी हो जाएगी, एडवर्ड सापिर की। ठीक है, एडवर्ड सापिर की हो जाएगी। इसके अलावा प्रिमिटिव कल्चर, आप जानते हैं प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, 1871 में आती है, टाइलर की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, टाइलर की हो जाएगी। द नेचर
ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, ये किसकी हो जाएगी, ये क्रोबर की हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, ये क्रोबर की हो जाएगी। तो ये कुछ कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सही कथन का चयन करना है। विकल्प ए है, संस्कृति व भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। विकल्प बी, संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है किंतु सभ्यता नहीं। विकल्प सी, संस्कृति के माप का एक निश्चित मापदंड है परंतु सभ्यता का नहीं। विकल्प डी, संस्कृति बिना प्रयास के हस्तांतरित होती है लेकिन सभ्यता नहीं होती। सही यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए है, संस्कृति व भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। जीव सत्तावाद, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद, सामाजिक समझौता। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। यहां पर क्या होगा, जीवित सत्तावाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, मेरिट के द्वारा दिया गया था। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसका है, दुर्खीम का है। ठीक है, किसका है, दुर्खीम का है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर ने प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पर अगर हम सामाजिक समझौते की बात करते हैं तो ये सामाजिक समझौता का सिद्धांत कोई धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत दिया गया है वो हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा दिया गया है। हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था। अब जब दुर्खीम सिद्धांत दे रहे थे धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक, तो इससे पहले जो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए, चाहे वो आत्मावाद का टाइलर का हो जाए, जीवित सत्तावाद का मैरिट का हो जाए, प्रकृतिवाद का मैक्स मुलर का हो जाए सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर दुर्खीम का अध्ययन रहा है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है यहाँ पर पीएस कोहेन, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेविस कोजर। ठीक है, लेविस कोजर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक की बात की जाए, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, ये आती कब है, 1956 में आती है, 1956 में यह पुस्तक आती है। और कोजर ने संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था, इनके संघर्ष के सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से पूछा जाता है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोजर के द्वारा दिया गया। अच्छा, इनके संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक नाम किसने दिया था, तो ये याद रखेंगे, टर्नर ने। किसने दिया था, टर्नर ने दिया था। डेरेनड्रॉफ की बात की जाए तो डेरेनड्रॉफ ने भी संघर्ष का सिद्धांत दिया है। अच्छा, किस पुस्तक में दिया है, बुक याद रखें, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अच्छा, ये बुक कब आती है, 1959 में आती है। ठीक है, इन्होंने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था वह संघर्ष के द्वंदात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
अब इनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने नाम दिया है? टर्नर ने। ठीक है, टर्नर ने डेहरेनरॉफ के भी संघर्ष के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक बोला और लेविस कोजर का जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे भी प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबोधित किया। ठीक है, और इनका जो डेहरेनरॉफ का जो संघर्ष का सिद्धांत है वो मार्क्स के वर्ग सिद्धांत को संशोधित करते हुए दिया गया था, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अथॉरिटी है ना, सत्ता के आधार पर इन्होंने वर्ग का विभाजन भी किया था। अगर हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिकों के प्रकार भी बताए थे इन्होंने, 3 बताए थे। एक तो कुशल श्रमिक बताया था, कुशल श्रमिक। ठीक है, दूसरा इन्होंने अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक हो जाएगा, अर्धकुशल श्रमिक हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? अकुशल श्रमिक। ये 3 जो प्रकार है श्रमिक के, ये इनके द्वारा बताए गए हैं, डेहरेनरॉफ के द्वारा। ठीक है, आईसीए की बात इन्होंने की है और ये इनका जो कॉन्फ्लिक्ट की जो थ्योरी है वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को संशोधित करते हुए दी गई थी। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताएं बताई? समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन। यहाँ पर बताएं सही क्या है, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट होगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है। ये बियरस्टेट के द्वारा पुस्तक दी गई है और इन्होंने समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन, इन विशेषताओं के आधार पर 4 तरह के समूह की बात की थी। एक तो हो जाएगा इनका सांख्यिकीय समूह। ठीक है, सांख्यिकीय समूह हो जाएगा। दूसरे समूह की अगर हम बात करते हैं तो ये समाजीय समूह है। ठीक है, समाजीय समूह हो जाएगा, सहचारी समूह हो जाएगा, सहचारी समूह हो जाएगा और इसके अलावा सामाजिक समूह, सामाजिक समूह। ये 4 प्रकार रॉबर्ट बियरस्टेट ने दिए। कूले की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है। प्राथमिक समूह हो जाएगा और साथ में आप याद रखें अर्ध प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह। यह अवधारणा किसकी है? कूले के द्वारा दी गई है। डेविस ने द्वितीयक समूह की बात की थी। ठीक है, किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह की बात की थी। यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया? फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, रेमंड एरॉन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आखिरी प्रश्न है, बताएं सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है, अंतर किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह, यह अवधारणा किसकी है? ठीक है, यह अवधारणा किसकी है? इस अवधारणा के जनक कौन है? किसके द्वारा दी गई है? न्यूकॉम्ब, न्यूकॉम्ब ने कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? न्यूकॉम्ब ने दी है। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। ठीक है, सर्वप्रथम संदर्भ समूह पूछा जाए, सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग या अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तब नाम आएगा हाइमेन का। और समाजशास्त्र में पूछा जाए, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की है? तब नाम आएगा रॉबर्ट किंग मर्टन का। ठीक है, तब नाम किसका आएगा? मर्टन का नाम आएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।